Yesterday class I have told you about the refraction कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। क्यों होता है जी? क्योंकि लाइट की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट मीडियम में क्या होती है, डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से जो लाइट है वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका पथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, चलो अब इसी पे कुछ डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपको इस बार एनडीए के पेपर में भी मिला होगा, पीछे के पेपर में भी मिलता है, उन पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला है द बॉटम ऑफ ए टैंक और पॉन्ड कंटेनिंग वाटर अपीयर्स टू बी रिच। कौन है भाई ये टक टक कर रहा है? टाइम पे तो फोन मैसेज करेंगे नहीं क्लास के पीछे। हाँ जी, चलो ठीक है जी। एवरीडे साइंस, जो बॉटम ऑफ ए टैंक और ए पॉन्ड कंटेनिंग वाटर अपीयर्स टू बी रिच। ठीक है सर, टुवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम नॉर्मल एक बार बता दो फिर से। टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे द नॉर्मल, यानी कि जब लाइट जाएगी रेयरर टू डेंसर मीडियम, और दूसरा जब लाइट जाएगी डेंसर टू रेयरर मीडियम। अच्छा, ये जो दोनों टर्म्स होते ये कंपैरेटिवली होते हैं। कंपैरेटिवली का मतलब क्या होता है कि डेंसर टू रेयरर है ना, मतलब एक मीडियम का दूसरे के रेस्पेक्ट में, है ना, तो फिक्स नहीं होती है चीजें, ये कंपैरेटिवली होती हैं। हो सकता है दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या हो भाई, डेंसर हो। वही फिर बीरबल वाली बात आ जाती है कि ये छोटी लाइन है जी, इसको बिना मिटाए बड़ा कर दो, ये लो जी बड़ी हो गई। ये बड़ी लाइन है, इसको बिना मिटाए छोटा कर दो, ये लो जी छोटी हो गई, है ना। तो ये क्या होता है भाई सब, कंपैरिजन होता है ना। हो सकता है कि किसी दूसरे से डेंसर हो लेकिन किसी तीसरे से रेयरर भी हो सकता है। ठीक है, तो इट्स डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो रेयरर का मतलब मैंने आपको बताया था कि भाई साहब ये आपका हाईवे है, और डेंसर का मतलब मैंने आपको बताया था ये मार्केट है। ठीक है, तो जब आप हाईवे से मार्केट की तरफ जाओगे तो क्या होगा कि वहां पे आपको भीड़ मिलेगी, और जब भीड़ मिलता है तो दूरियां क्या हो जाती हैं, कम हो जाती है। लाइट यहां से आ रही है तो ये क्या होगी, ये टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हो जाएगी, और स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड मार्केट से हाईवे जाने में क्या होगा, दैट इज ये क्या हो जाएगा आपका अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी भाई, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, दैट इज एवरीडे साइंस। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि जो तालाब और पॉन्ड होते हैं उनका जो बॉटम होता है वो हल्का सा उठा हुआ होता है। एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो जो तालाब या पॉन्ड होता है, जो तालाब या पॉन्ड होता है, एक चलिए, जो तालाब या पॉन्ड होता है उसका जो बेस होता है वो उठा हुआ क्यों लिखता है, क्योंकि देयर इज अ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कैसे होता है भाई, बाहर क्या है, रेयरर मीडियम है, और अंदर क्या है, डेंसर मीडियम है। तो लाइट जब क्या है, डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाती है, डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाती है। चलो जी, मैंने लाइट भेज दी, ये नॉर्मल है, और यहां से लाइट गई डेंसर, और डेंसर से रेयर कैसे जाएगी, ये आपका क्या है, मान के चलो, है ना, ये हो गया। अब ये कैसे जाएगी लाइट, ये नॉर्मल हो गया आपका, तो नॉर्मल से कैसे जाएगी भाई, रेयर डेंसर से रेयरर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। तो जब हम इसको क्या है देखते हैं, जब हम इसको देखते हैं तो ये हल्का सा हमें क्या है, उठा हुआ दिखाई देता है, हल्का सा उठा हुआ दिखाई देता है।
इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब आप स्विमिंग पूल नहाने जाते हो तो वहां पे क्या होता है भाई साहब, मेंशन्ड होता है। वहां पे क्या होता है, मेंशन होता है ये स्विमिंग पूल यहाँ पे 4 फीट डेप्थ है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है। क्योंकि होता 6 फुट है, लगता नहीं है। लगता कब है, जब उसमें अंदर जाते हैं, क्योंकि वो उसका जो बॉटम होता है वो हल्का सा उठा हुआ दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। जो लाइट आ रही है वो हमारे पास, और हम जो देख रहे हैं वो थोड़ा सा क्या हो जाती है, बिल्कुल सही कहा अभी नंदन ने, टिल्टेड हो जाती है। चलिए, सेकंड थिंग है दैट इज द लेटर अपीयर्स रेज व्हेन व्यूड थ्रू ए ग्लास स्लैब प्लेस्ड ओवर ए डॉक्यूमेंट। दूसरा क्या कह रहा है कि ग्लास स्लैब क्या होता है, ग्लास स्लैब एक कांच का ऐसे टुकड़ा होता है, ठीक है। और जब उसके थ्रू हम क्या देखते हैं, किसी भी लेटर को देखते हैं तो वो भी क्या होता है जी, बड़ा बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। उसके पीछे भी सेम रीजन है, क्योंकि लाइट कहां से आ रही है, डेंसर से रेयर मीडियम आ रही है, और वो क्या है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाती है। तीसरा है दैट इज a pencil partially immersed in water appears to be broken। जब हम वाटर के अंदर क्या रखते हैं, पेंसिल को रखते हैं, तो जो पेंसिल होती है वो कैसी दिखाई देती है, टूटी हुई दिखाई देती है। लेकिन वो वास्तव में टूटती नहीं है। वो क्या है, वास्तव में टूटती नहीं है। ये बात बिल्कुल ऐसी कह दी है ना, जैसे आपने बॉलीवुड के गानों में सुना होगा कि दिल टूट गया, है ना। तो दिल कोई ऐसा कांच का टुकड़ा नहीं है जो टूट जाएगा। दिल कोई ऐसे कांच का टुकड़ा नहीं है जो टूट जाएगा। दिल का काम है ब्लड को पंप करना। वो पहले भी करता था, आज भी करता है और करता रहेगा। जब तक है जान वो अपना काम करता रहेगा, है ना। तो भाई सब टूटने वाला कोई सवाल ही नहीं होता है ना। टूटता है तो क्या टूटता है, ब्रेन टूटता है। इसको मत टूटने देना, दिल कुछ भी हो जाए, ठीक है भाई साहब। तो पेंसिल पार्शियली इमर्स इन द वाटर अपीयर्स टू बी ब्रोकन, यानी कि वो पेंसिल पार्शियली जो है वो टूटती नहीं है, बट अपीयर्स टू बी ब्रोकन, ऐसा वो दिखाई देती है। नेक्स्ट है अ लेमन कैप्ड इन द वाटर इन ए ग्लास अपीयर्स टू बी बिगर। ठीक है, जब कभी आप है ना शहरों की तरफ निकलते हैं, दिल्ली है ना जैसे शहर में कहीं पे भी, तो वहां पे जो वाटर सिकंजी वाले नींबू पानी वाले होते हैं, तो वो पानी को क्या है उसमें उस जो नींबू होता है, नींबू को ग्लास के वाटर में वाटर के ग्लास में रखते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है जी, लगता है जैसे नींबू नहीं है ना, बड़ा बड़ा कोई है ना संतरा टाइप का लगता है, मौसमी टाइप का लगता है। तो एग्जैक्ट में वो क्या है, उसका शेप उतना बड़ा नहीं है, वो क्या छोटा ही होता है, बट वो ऐसा बिगर दिखता है बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। ठीक है भाई, तो इन सारी चीजों से सिर्फ और सिर्फ आपको क्या क्वेश्चन मिलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज फिनोमेना। तो इन सब का एक ही आवाज में आंसर होगा, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। ठीक है भाई, चलो एक बार अटेंडेंस लगा दो, देख लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6, बस 7 8। क्या भाई कम लग रहे हैं, क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा है। चलो धीरे धीरे भाई, देखो एक ही बात मैं कहूंगा, इस कंसिस्टेंसी को बनाए रखना, सिलेक्शन आपका अपने आप हो जाएगा, है ना। क्योंकि बच्चा 4 दिन आएगा, 5वें दिन नहीं आएगा, 6ठे दिन नहीं आएगा, फिर लगेगा छोड़ यार बहुत पीछे हो चुका हूँ क्लास में, अब जाने का मन नहीं करेगा, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है बस इस रेगुलरिटी को ही मत तोड़ना, ठीक है, इस रेगुलरिटी को ही मत तोड़ना। चलिए जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है कि जब कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या है, जब वो जाती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बदल जाती है। सर कल मैं हर जगह आपकी क्लास का लिंक भेजा था, मैं भी 2 दिन क्लास नहीं ली, पर इतना मस्त पढ़ाते हो तो मन करता है आने का। चलो ठीक है भाई, थैंक यू। देखो किसी भी कारणवश क्लास आपकी छूटती है, जैसे आज की क्लास आपने नहीं ली, कल का पूरा दिन आपके पास है, तो उस पूरे दिन में कभी भी टाइम निकाल के आप उसकी रिकॉर्डिंग देख के आओ, ठीक है। तो ये एक और तरीका होता है कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक नहीं होगी, और ये मैं आपके फायदे के लिए कह रहा हूँ, है ना।
तो इसमें आपका ही फायदा होगा। सर कल मुझे क्लास नहीं दिख रहा था। कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं सर, थोड़ा कॉलेज थोड़े स्टार्ट हो जाओ, पूरे स्टार्ट हो जाओ, ठीक है, लेकिन हमें क्या है, बैलेंस बना के चलना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि ये दो मीडियम की स्पीड के बीच का क्या होता है, रेशियो होता है। यानी कि भाई दो मीडियम के बीच में क्या स्पीड होगी। सर यूट्यूब कब शुरू करोगे? यार बहुत सारे बच्चों का बोल रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब शुरू कर दो, मैंने पीछे भी सोचा था, है ना, तो कर दें फिर, क्यों भाई, कर दें 1 दिसंबर जाते जाते, आज से ही शर्मा क्लासेस। मैंने बोला था कुछ यूनिक सा नाम देना मुझे, जो मैं अपने चैनल को दे सकूं, है ना, तो फिर शुरू करते हैं। A complete solution for GS, physics, chemistry, biology, as well as history, polity, geography। खत्म करो कहानी, हाँ चलो। Write foundation for UPSC modules। श्याम सर फिजिक्स वाले हैं, अलख वल्ला, दिल से फिजिक्स, चलो यूनिक, शामू विद फिजिक्स। मुझे एक ऐसा चैनल बनाना है, चलो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे कोई अच्छा सा नाम सजेस्ट करके दो, है ना, और जिसका नाम मुझे पसंद आएगा डेफिनेटली आई विल, है ना, गिव टू हिम, ठीक है। और मुझे चैनल कैसा बनाना है कि जिसमें एनडीए को लेके, मतलब जो चीजें रहे वो एनडीए को लेके, सारे डिफेंस के एग्जाम को लेके रहे, ठीक है। अब डिफेंस में आपके मिलिट्री हो जाए, पैरामिलिट्री हो जाए, ठीक है, एंड पैरामिलिट्री मिलिट्री, मतलब वो डिफेंस एक्सपर्ट चैनल होना चाहिए एकदम से, ठीक है। इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, ठीक है, एज वेल एज इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, एज वेल एज इंडियन कोस्ट गार्ड। एंड दूसरा फिर आपका क्या हो जाएगा, है ना, जैसे आपका बीएसएफ, सीआईएसएफ, है ना, भाई इनमें कैसे कैसे जाते हैं, क्या एंट्री होंगी, इनके बारे में भी, ठीक है, करते रहेंगे। एंड साथ में जैसे हमारे और भी चीजें होती हैं उनके साथ। डिफेंस वॉरियर्स भाई श्याम शर्मा, डिफेंस दुनिया, डिफेंस दुनिया, ये थोड़ा लग रहा है मुझे अच्छा सा सुनने में। डिफेंस एक्सपर्ट, एक्सेल फिजिक्स, चलो नहीं फिजिक्स तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, है ना, लेकिन अपार्ट फ्रॉम, क्योंकि यार मैंने ना बहुत झक मराई है, मैं सच बता दूं, डिफेंस को लेके मेरा शुरू से इंटरेस्ट था और मैं मतलब चूहे की तरह कुरेदता रहता था, ठीक है। और एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, है ना, कौन कौन सी रैंक एंट्रीज होती हैं, कैसे कैसे जाएगा बंदा, क्या क्या होता है ना, एंड डिफेंस बैरियर से बात करना, भाई ये, ठीक है, ड्रीम डिफेंस। चलो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, और है ना, अच्छा देखो ऐसा नाम होना चाहिए कि जो सुनने में भी अच्छा लगे और थोड़ा सा उसकी अप्रोचेस भी हो, ठीक है, जैसे डिफेंस दुनिया, ड्रीम डिफेंस, है ना, ये कुछ अच्छे नाम मुझे लग रहे हैं। आप ये देखना कि थोड़ा सा जैसे हम उसको यूट्यूब पे डाल के देख लेना, यूनिक सा होना चाहिए कि भाई आते ही क्लिक होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, टाइम ले लो, ठीक है, और टाइम ले लो आप कब तक का, है ना, 1-2 दिन का टाइम ले लो, हाँ यूनिक होना चाहिए थोड़ा, ठीक है, हाँ कर लो, ठीक है, और आप लोग का साथ रहेगा तो फिर है ना सारी चीजें यार मिलके चलती रहेंगी। हाँ ठीक है, कल परसों नरसों जो भी है, ठीक है। सर मेरे वाले पे कॉपीराइट, चलो ठीक है, अच्छा श्याम न्यूटन, नहीं वो तो पता है, देखो यार एक्चुअली आई कैन नॉट कंपेयर टू माई सेल्फ विद न्यूटन, है ना, यार वो बहुत बड़े, न्यूटन बहुत बड़ी तोप थी यार वो, ठीक है। आज दुनिया जो चल रही है तो उन्हीं के प्रिंसिपल्स पे चल रही है, ठीक है। लोग तो गांधी को भी गाली देते हैं, लोग तो गांधी को भी गाली देते हैं, लेकिन जब आप इतिहास उठा के पढ़ोगे ना, यार गांधी ने वो किया है जो कोई नहीं कर सकता था। कभी पढ़ो गांधी को, लोग गांधी को गाली देते हैं लेकिन गांधी ने वो किया है जो कोई नहीं कर सकता था, ठीक है। गांधी जी कब वापस आए थे?
अफ्रीका से कब वापस आए थे? 19 कब आए थे जी भाई साहब, पता है किसी को? हाँ जी, 15 में आए थे, 16 में आए थे, 14 में आए थे? क्यों भाई? 1915 है ना। इसके बाद से 1947 तक, ठीक है, तो ये जो गांधीज्म पीरियड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको पता लगता है कि गांधी जी ने एक्चुअल में किया क्या था। तब आपको पता लगेगा था कि यार बंदे में दम तो था। लोग उसको सुनने जाते थे, लोग उसको सुनने जाते थे उस टाइम में, समझ रहे हो? जब देश में लोगों के पास कुछ नहीं होता था तब उसको सुनने जाते थे। लोग उससे मिलने के लिए तड़पते थे, लोग उसको मिलके भेंट करते थे। वो थी तोफ यार, है ना। और जिसको वर्ल्ड लेवल पे भाई साहब उसमें कुछ तो था, है ना। तो कई बार जो चीजें होती हैं, हालांकि क्रेडिट बहुत सारे और लोगों को मिला, लेकिन बट ठीक है, मैंने पढ़ा है, मैंने बीए किया है हिस्ट्री से और पॉलिटिकल साइंस से, तो मुझे पता है कि यार गांधी जी में दम था यार, दम था। मतलब कहने का मतलब ये है, वो तो बुढ़ापा थोड़ा खराब हो गया कि नातू साहब ने ठोक दिया, लेकिन जो ये जो काम था ना, ये जो शुरुआत की थी, ये गांधी जी ने की थी भाई साहब, है ना। नहीं तो सिचुएशन ऐसे हो रही थी कि डर सबको लगता था बिल्ली से, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कोई नहीं डालना चाहता था। ये काम गांधी जी ने किया था, है ना। लोगों को जगाना, लोगों को टहल मतलब करना। तो मतलब सच में कभी मौका मिला मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ये जो गांधीज्म है, ठीक है ना, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा एक बार, तो वहां पे आप फील करोगे कि यार सच में मतलब बहुत सारे वर्क्स थे। चलो वापस आ जाते हैं फिजिक्स पे, टाइम बहुत हो जाएगा नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है पहले से समझो। दैट इज रिलेटिव स्पीड ऑफ वन मीडियम टू अनदर मीडियम। सर मेरा कमेंट्स पढ़ो तो। सर गांधी के कल तो इरा बोलते हैं कॉज वोना के बोनाडो ब्रिटिश की तशरीह फैला दी थी, और ऐसी तशरीह फैला दी थी कि जोड़ने में सालों साल लग गए। वो दीवाने थे जंगन के। हाँ, बहुत सारे लोग, जैसे मैं बताता हूँ आपको, अमेरिका के विंसेंट चर्चिल उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है ना। तो वो काम जो उन्होंने किया था ना, सेम काम हमारे गांधी जी ने किया था। मतलब दुनिया को हिलाने के लिए तो एक ही बंदा बहुत है भाई साहब, विंस्टन चर्चिल। चलती थी भाई साहब उसकी, है ना, चलती थी उसकी, विंस्टन चर्चिल। और अमेरिका पता है तोप रहा है शुरू से, तोप था वो, है ना। नेल्सन मंडेला ये भी, है ना। तो ऐसे ही हमारे गांधी। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब ये जो रिलेटिव इंडेक्स होता है ये क्या बताता है? यही हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी बताता है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? दैट इज साइन अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है भाई साहब। और ये कांस्टेंट क्या है? इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, इस पे कैसे सवाल पूछा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो मीडियम का नेचर कैसा होगा, कम होगा तो मीडियम का नेचर कम क्या होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इनटू वन मीडियम with respect to speed of light into another medium। जब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब किसी भी मीडियम में, है ना, किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एयर में लाइट की क्या स्पीड है, तो भाई उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू speed of light in air upon speed of light in the medium, that is nm refractive index of medium is equals to c upon v। c क्या होता है? दैट इज 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड,
एंड v क्या होता है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अंदर घुसते हैं, कॉन्सेप्ट के अंदर घुसते हैं। भाई आपने वर्ड सुना होगा रेशियो, रेशियो जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। रेशियो एक्चुअल में हमें बताता क्या है, जैसे मैं लिखता हूं आपको 6/5। 6/5 का क्या मतलब होता है कि 6 5 से 1 ज्यादा है कि नहीं है भाई, 6 5 से 1 ज्यादा है। या फिर मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं कि जो 5 है ना वो 6 से 1 कम है कि नहीं है। सर एक बार बोलो, बफरिंग हो गया था। सुन लो, आ जाओ, मैं बता रहा हूं पूरा कॉन्सेप्ट, है ना, कि जो रिलेटिव इंडेक्स, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी मीडियम का, वो लाइट की स्पीड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट इज n is equals to c upon v। ठीक है भाई, तो मैं आपको बता रहा हूं रेशियो क्या बताता है कि भाई कोई भी दो क्वांटिटी के बीच में क्या रिलेशन है, कोई भी दो क्वांटिटी के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे मैं कहता हूं कि भाई a/b क्या है, 6/12 है। क्या है भाई, 6/12 है। तो मैं इसको क्या निकालता हूं यहां से कि भाई जो b है ना वो a का क्या है, ट्वाइस है। इसका मतलब क्या हुआ, a 6 है तो b क्या होगा, 12 होगा। b क्या होगा, 12 होगा कि नहीं होगा भाई। दूसरी चीज मैं लिखता हूं कि भाई a इज इक्वल टू b/c, a इज इक्वल टू b/c। अब c का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। भाई c की वैल्यू कम होगी तो a की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। और c की वैल्यू ज्यादा होगी तो a की वैल्यू क्या होगी, कम होगी कि नहीं होगी भाई। चलिए हमने क्या पढ़ा कि किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसके बराबर होता है, c/v के बराबर होता है। क्या होता है भाई, c/v के बराबर होता है। तो मेरे दोस्त इस बात का क्या मतलब निकला कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होगी, लिख देता हूं, यदि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है भाई, वेलोसिटी कम किस मीडियम में होती है, वेलोसिटी कम डेंसर मीडियम में होती है। हमने पढ़ा था वेलोसिटी कम किस में होती है, डेंसर मीडियम में होती है। तो मैं ये बात कह सकता हूं आपसे कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो मीडियम कैसा होगा, डेंसर होगा। हाँ जी बताइए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो मीडियम कैसा होगा, डेंसर होगा। एंड वाइस वर्सा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका वो जो मीडियम होगा वो कैसा होगा, रेयरर होगा। यूपीएससी प्ले विद द वर्ड्स, जो यूपीएससी है, एनडीए का एग्जाम है, शब्दों के साथ खेलता है। वो आपको कई बार डेंसर और रेयर ना देके क्या देता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में देता है ना। बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए मैं इसको लिख देता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि ज्यादा होगा तो मीडियम कैसा होगा, डेंसर होगा। ठीक है, दैट इज मीडियम इज डेंसर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि कम होगा तो दैट इज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा
कि ये कैसा मीडियम हो जाएगा, रेयर मीडियम हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मीडियम कैसा है, डेंसर है, और इसमें वेलोसिटी कैसी है, कम है। और इसमें लाइट की वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि रेयर मीडियम है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ जी। क्यों? ये कहां से निकला है? ये यहां से निकला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। लाइट का एयर में क्या स्पीड होगा और लाइट का मीडियम में क्या स्पीड होगा। अब जैसे हम कहते हैं कि भाई डायमंड, यहां समझना जो लेट आए थोड़ा सा, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 2.42 होता है। क्या होता है भाई? 2.42 होता है। अब 2.42 का मतलब क्या होगा? दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.242 इज इक्वल टू सी अपॉन वी, इज इक्वल टू सी अपॉन वी। अब यहां पे मैं फिर से 3 कंडीशन ले लूं भाई, फिर से मैं 3 कंडीशन ले लूं, और मैं कंडीशन क्या ले रहा हूं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा यदि वो 1 होता तो इसका मतलब क्या होता कि भाई उसकी जो स्पीड है वो कहीं ना कहीं किससे, लाइट की स्पीड से कम है ना। n इज इक्वल टू 1 है तो बिल्कुल सीधी सीधी सी बात है कि भाई c हमारा क्या हो गया, v हो गया। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1, तो यहां पे क्या मतलब हो गया कि ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कम होगी किससे, c से। तो देख रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इनवर्स रिलेशन आ रहा है ना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम होगा कब? 1 से कम होगा कि जब उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। चलो इस कॉन्सेप्ट को भी हटा दो, कंफ्यूज कर रहा है आपको, है ना। दूसरे तरीके से समझो भाई। एक बात मुझे बताओ कि A इज इक्वल टू बी अपॉन सी, और ये चीज मैंने क्या कर दी, कांस्टेंट कर दी। ठीक है भाई साहब, ये चीज मैंने क्या कर दी, कांस्टेंट कर दी। तो A क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा C के कि नहीं। और ये लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट होती है। तो मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो उसकी वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि ज्यादा है तो वेलोसिटी कम हो, और मीडियम कैसा होगा, डेंसर होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, वेलोसिटी ज्यादा है, तो मीडियम कैसा होगा, रेयर होगा। ठीक है भाई, चलो एक बार बैक स्लाइड। सर क्या हुआ, हाँ जी चलो, कौन सी वाली, ये हाँ यहां से समझो। कुछ नहीं समझ में आता है ना, दोबारा पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है चलो, इतना समझ में आ गया। हाँ जी बताइए। जी नए पुराने सबने, चलो ठीक है भाई। ये हो गया, अगला हो गया। चलिए नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान देना यहां से। सीडीएस में इस बार यही क्वेश्चन पूछ लिया था। सीडीएस में इस बार ये फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछ लिया था डायरेक्ट। ठीक है, ये था कि भाई n इज इक्वल टू सी अपॉन वी,
है ना, n इज इक्वल टू v अपॉन c, ठीक है, c इज इक्वल टू n अपॉन v, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता रहता है ना, और बच्चा उसी में गलती कर देता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि भाई मैं कहता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, और एक मैं कहता हूं कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, जब मैं जिसके साथ रेशियो निकालता हूं उस चीज को मैं नीचे लिखता हूं, ठीक है। मैं टाइम के साथ रेशियो निकालता हूं तो टाइम को नीचे लिखता हूं, टाइम को नीचे लिखता हूं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, दैट इज n1 अपॉन n2। राजा ठाकुर ध्यान से, और ये क्या हो जाएगा n2 अपॉन n1। इतनी बात क्लियर है भाई। यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होता है कि ये n2 ऊपर आएगा, n1 नीचे आएगा, v1 ऊपर आएगा या v2 ऊपर आएगा। कॉन्सेप्ट को समझ लो, कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है भाई। चलिए, जैसे यार देखो हम किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं ना, उसको नीचे लगा लेते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो गया भाई डेल्टा v ओवर टी, है ना, तो नीचे कर लेते हैं उसको, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, इसका मतलब रिलेटिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू अपॉन में रिलेटिव 2। चलिए जी, अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ठीक है। क्या हो गया भाई, मुंबई टू जम्मू, समझ में नहीं आ रहा, क्या बात हो गई भाई, बड़ी नाराजगी सी जता रहे हो, क्या हो गया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो अब ये आपका क्या हो जाएगा, दैट इज, मजाक है सर, सॉरी, जब मैं मजाक करूंगा तो फिर थोड़ा भारी पड़ेगा, ठीक है। मामला जब सीरियस चल रहा हो तो भाई थोड़ा सा मजाक मत किया करो। रिलेटिव इंडेक्स ऑफ n1 क्या हो जाएगा, दैट इज c अपॉन v1, और इसका क्या हो जाएगा c अपॉन v2, ठीक है भाई। c से हमारा c कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन v1, ये क्या हो गया 1 अपॉन v2, तो यहां से फॉर्मूला निकल के आएगा v2 अपॉन v1। सर पता कैसे चलेगा कि n1 क्या है n2 क्या है, पता चल जाएगा भाई, वो तो मीडियम है ना, मीडियम है, ठीक है, वो तो मीडियम है, अभी बताऊंगा। यहाँ पे क्या होगा n2 अपॉन n1, दैट इज c अपॉन v2, और दैट इज c अपॉन v1, ठीक है। c का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और v2 का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, एंड c v1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। c से c कैंसिल कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका v1 अपॉन v2, ठीक है वीरे। चलिए, तो यहाँ से दो बातें हमें समझ में आई कि भाई जो हमारा n21 होता है, तो ये क्या होता है आपका v1 अपॉन v2 होता है, और n12 होता है ये हमारा v2 अपॉन v1 होता है। तो बच्चा नो कई बार गलती कर देता कि ये n21 को क्या लिख देता है v1 अपॉन v2 लिख देता है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो एक बार मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं, फिर थोड़ा क्वेश्चन। चलिए, light enters from air to glass having refractive index 1.50. What is the speed of light in the glass? चलिए जी बताइए क्या होगा आंसर, बताइएगा क्या होगा आंसर। हाँ जी बताइए।
चलो करो, क्या होगा ख्वाबों से ज्यादा आंसुओं से क्या हो गया भाई? हाँ जी, कैसा लगा मजाक? कैसा था मजाक? हाँ जी, कैसा लगा मजाक? मिस्टेक? चलिए ठीक है सर। CMPS बाद में क्यों लिखा है ना? CM पहले ही लिख रखा था, मीटर पर सेकंड लिखा था बस। कैसा था भाई? चलिए, तो क्वेश्चन कब इजी से डिफिकल्ट बन जाएगा आपको ये भी पता नहीं लगेगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल था। देखो जी, क्या कह रहा है? रिलेटिव जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है? 1.5 है। कितना है? 1.5 है। ठीक है भाई, 1.5 का मतलब क्या होता है? मैं इसको 3/2 लिख लूं। 1.5 का मतलब क्या होता है? 3/2। हाँ जी, 1.5 का मतलब क्या होता है? 3/2। और ऊपर वाले में 3 × 10⁸ और नीचे वाले में 10⁸ ये क्या है? मीटर पर सेकंड। ये क्या है? मीटर पर सेकंड। आंसर किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में। तो 2 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है भाई साहब, अब ये कैसे आया ये भी बताऊं? चलो तुम फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला क्या है भाई? दैट इज n इज इक्वल टू C अपॉन V। n इज इक्वल टू C अपॉन V। n कितना है? 1.5। C कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें क्या निकालना है? V निकालना है। ठीक है, तो V यहां से क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन 1.5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आंसर पूछा है सेंटीमीटर में, तो 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर है भाई? हाँ जी, क्लियर है? चलिए बताइए, क्लियर है? बता दो भाई, अरे बता दो। चलो, कोई डाउट किसी को? कोई दिक्कत? हाँ जी, चलिए अब आपको बताना है। Sir, if in this question given that V of light glycerin to glass, then N2 to N second वाला मेथड होता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो वैसा भी कर लेते हैं। ठीक है, वैसा भी कर लेते हैं। चलिए जी, वैसा भी कर लेते हैं। बेंजीन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है? 1.50 है ना? एंड किसका? चलो, रॉक सॉल्ट का कितना होता है? रॉक सॉल्ट का कितना होगा? 1.54 होगा। आप बताओ कि रॉक सॉल्ट में स्पीड कितनी होगी? चलिए बताइए, रॉक सॉल्ट में स्पीड कितनी होगी? सॉरी सर, आज ट्यूशन वाले सर ने थोड़ा डांट दिया था, इसलिए क्या हो गया? नहीं आया था। ट्यूशन वाले सर ने डांट दिया था, क्या हो गया भाई? क्या करो यार, कोई ऐसी बात है तो बताइए जी, क्या होगा? सर, यूपीएससी के लिए पढ़ते पढ़ते आपका माइंड भी यूपीएससी की तरह काम करता है।
पता नहीं। नहीं ये तो खैर है कि जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूँ ना, मतलब आप इमेजिन नहीं करोगे पहले, मतलब जैसे ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने खुद, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मैंने खुद से पढ़ा है आपको। ये कहीं किताब में नहीं लिखा हुआ है ऐसा कि भाई ये ऐसा होता है ऐसा होता है, किताब में सीधा फॉर्मूला दे देते हैं, बच्चा क्या कर लेता है फॉर्मूला समझ लेता है। लेकिन ये जो ऐसे एक्सप्लेन किया है मैंने खुद से सोचा है इसको, इसमें थोड़ा सा मैथ लगा दिया कि यार ये जो रेशियो है ना ये क्या बताता है, ठीक है, ये क्या बताता है। बेंजीन की वेलोसिटी क्या है, बेंजीन की वेलोसिटी क्या है। चलो फिर देखो कंफ्यूज हो रहे हो यार, बताइए। मेरे भाई बेंजीन के पीछे क्यों पड़ रहे हो, सवाल में कई बार डेटा आपको अलग तरीके से भी दिया जाता है। यार सीधा सीधा आपने पूछा है कि भाई आपको रॉक सॉल्ट में निकालना है, इसका कितना है 1.54 है, तो सी अपॉन वी निकालो, जरूरी थोड़ी है बेंजीन से निकालना है। या फिर आपको रिलेटिव निकालना है, तब यहाँ पे आएगा। चलो है ना, पहला चीज, हाँ रिलेटिव के लिए कैसे निकालेंगे। अब जैसे मैं कहता हूं भाई एन बेंजीन विद रेस्पेक्ट टू, क्या हो जाएगा एन सॉल्ट। अब ये आपको निकालना है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 है, और 1.5 के लिए अभी हमने स्पीड निकाली थी, कितनी आई थी भाई साहब, 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड आई थी कि नहीं आई थी, 2 × 10⁸मीटर/सेकंड। ठीक है, हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है कि भाई इसमें वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो एन बेंजीन अपॉन एन सॉल्ट क्या हो जाएगा, दैट इज वी सॉल्ट अपॉन वी बेंजीन, यही होगा भाई साहब, यही होगा जी, यही होगा, बताइए, ठीक है। चलो तो अब हमें क्या है, एन बेंजीन कितना है जी 1.5 है, और एन सॉल्ट कितना है जी 1.54 है, और वी सॉल्ट हमें निकालना है, और वी बेंजीन कितना है जी 2 × 10⁸मीटर/सेकंड। क्या आ गया भाई साहब, कहां पे आ गए, कहां पे आ गए हम, है ना, कहां पे आ गए। वी सॉल्ट निकालेंगे तो भी वैसे ही आएगा। अब वी सॉल्ट आप निकालोगे, वेलोसिटी इन सॉल्ट दैट इज 2 × 10⁸ इंटू 1.5 अपॉन 1.54, ये क्या आ गया, स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ठीक है भाई, देखो सवाल में कंफ्यूजन नहीं होता है, सेकंड स्टेप से नहीं आया। सेकंड स्टेप कौन सा वाला सनी, बताओ मुझे, बताओ बताओ मुझे, बताओ कहां समझ में नहीं आया, मैं बताता हूँ ना। यही स्लाइड का ये वाला, देखो फिर से समझो, आपको मैंने क्या बताया था कि भाई रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, तो ये क्या होता है भाई, वेलोसिटी ऑफ 2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ 1, ठीक है भैया। चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 मीडियम है ना, 1 मीडियम आपका क्या है, मान के चलो बेंजीन है, ठीक है भाई साहब, तो बेंजीन का लिख लिया आपने 1.5, N2 कितना है आपका 1.54, V2 मतलब निकालना है आपको बेंजीन की, और V1 क्या है, अभी हम देख के आए थे, दैट इज 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है आपसे वेलोसिटी ना पूछे, खाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा हो, आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा हो, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज N1/2, तो ये क्या हो जाएगा भाई N1/N2,
तब ये आंसर आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो 1.5 अपॉन 1.54, तो अप्रोक्सीमेटली 0.9 के समथिंग ये आएगा। ठीक है भाई, तो ये क्या है, 0.9 के समथिंग ये आएगा। ओके, V1 कैसे आया, V1 हमने पहले निकाला था ना। एक्चुअल में मैंने आपको क्या बताया, फिर से समझो। मैंने आपको तीन चीजें बताई। एक होता है आपका n मीडियम इज इक्वल टू C अपॉन B, राइट। एक होता है भाई N1 N2, है ना, मीडियम 1 का 2 के रेस्पेक्ट में, ये क्या होता है N2 अपॉन N1, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। आप किससे निकाल सकते हो, यदि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया हुआ है, आपने क्या दिया है, वेलोसिटी दी है, आप वेलोसिटी से निकाल सकते हो v2 अपॉन v1। ठीक है, n21 क्या होता है, दैट इज, गलती की क्या, सॉरी यार, n1 n2 होगा ये, और ये क्या हो जाएगा n2 अपॉन n1, ये क्या हो जाएगा v1 अपॉन v2। ठीक है भाई, चलिए बताइए, कोई कंफ्यूजन मत लेके जाना मेरे पास, है ना। थोड़ा सा ये जो टाइम है ना कि हमारे प्रेशर रहता है कि भाई सिलेबस खत्म करना है, सब हटा दो। जितना सीखेंगे सॉलिड सीखेंगे, जितना सीखेंगे सॉलिड सीखेंगे। नहीं समझ में आता है मेरे से पूछना, कॉल करना। 3 दिन और थोड़ा सा बिजी हूँ, 28, 29, 30, ठीक है। 30 के बाद है ना थोड़ा सा, मतलब थोड़ा क्या फ्री हो जाऊंगा, आप जब कॉल करने का मन हो कर लेना। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए सर, ये हमेशा मुझसे गलत होता था, विश्वास हो गया गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस। ठीक है, चलो ये करना है कि एक बार देख लो, कुछ नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लो। पानी पी लो सर, छुट्टी आज के लिए। कुछ बातें यूट्यूब चैनल में। सर मे आई आस्क वन क्वेश्चन इफ यू डोंट माइंड। हाँ पूछ सकते हो भाई, क्या है, पूछो पूछो। मैं कुछ क्वेश्चन देख रहा हूँ। क्वेश्चन ऑन, आप मेडिकली अनफिट कैसे हुए थे टेस्ट में, बताया तो था मैंने। एक होता है LFT, ठीक है। LFT का मतलब होता है लीवर फंक्शन टेस्ट, है ना। और लीवर हमारा क्या होता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है। ठीक है, बाइल जूस सीक्रेट करता है। बाइल जूस, इसको हम क्या बोलते हैं बायोलॉजी में, बिलिरुबिन बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी क्या होती है, हमारी बॉडी में रेंज होती है 0.1 से 1। ठीक है, और ये यदि डिस्टर्ब थी तो उसकी वजह से क्या होगा, मतलब बाइल जूस बहुत ज्यादा सीक्रेट हो रहा था, लीवर फंक्शन टेस्ट रिपोर्ट खराब आ रही थी। ठीक है, तो ये दैट वाज द रीजन, है ना। चलो सब में होता है भाई साहब, सब में। फौज में जाओगे तो LFT KFT सब में होगा। LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, KFT किडनी फंक्शन टेस्ट। चलो भाई, पास कैसे करेंगे, सबका नहीं होता यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचो। ये कभी, ये 100 में से 2 केस, 1-2 केस निकलता है। ठीक है, 100 में से 1-2 केस निकलता है, तो उसकी वजह से। ठीक है, चलिए भाई, अगला एक सवाल है और वो ये है
स्पीड ऑफ लाइट, चलिए गलत मत करिए, उम्मीद कर रहा हूं कि आप सारे सही करेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। चलिए फटाफट बताइए भाई क्या होगा। गुरुदेव फैफड़ा भी टेस्ट होता है जी, वो तुसी कौन सी डर लग रहा है जी, बीड़ी बूड़ी पीते कि जी है, क्यों भाई बीड़ियां फूकते जी। सर मेरी आईसाइट वीक है और कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना टेस्ट, मेरे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। दिक्कत को आने से पहले ही दिक्कत समझोगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आने तो जब देखेंगे यार, काय को टेंशन ले रहे हो है जी, क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों भाई बताओ ना, अरे क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी करो, चलो फटाफट आंसर करो। चलिए 92 आपने क्यों गलत कर दिया भाई। देखो सर बंगाली जानते हो, नहीं यार बंगाली नहीं जानता हूँ, ठीक है असामीज थोड़ी बहुत आती है और बोलनी नहीं लिखनी। तो सीधा 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 से भाई है ना, n इज इक्वल टू c अपॉन v, दैट इज 3 × 10⁸ एंड 2 × 10⁸, उड़ा दो इसको 3/2, दैट इज द 1.5। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छे से करना। इफ refractive index of water is 4:3, ठीक है, and that of glass is 3:2। वाटर નું refractive index 4/3 और ग्लास નું refractive index that of glass is 3/2। सर मेरा स्पेक्टा, अर्नव ओके वेलकम। सर मेरा स्पेक्टा का 0.3 है तो मेडिकल में प्रॉब्लम नहीं होगी यार, नहीं होगी, ठीक है नहीं होगी, क्यों टेंशन लेते हो भाई, है ना, अरे कुछ टेंशन मत लो, ठीक है चलो 3:t, 3/2 आपने फाइंड करना है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। चलिए जी बताइए क्या होगा आंसर, बताइए जी क्या होगा आंसर। A B C D, ठीक है 3 होगा, 2 होगा, 8/9 होगा या 9/8 होगा। चलो मैं पढ़ देता हूं। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4:3, दैट ऑफ ग्लास इज 3:2। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आपने निकालना है ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू वाटर। बच्चों वाला क्वेश्चन है, गलतियां नहीं होनी चाहिए। चलिए जी झूठे झूठे सर आपको पता है रिसेंटली एक मीम बहुत बढ़ गया है, कौन सा वाला भाई। चलो देखो यार सिंपल क्वेश्चन है, उसके बाद भी आप गलती कर रहे हो, इसका मतलब कि अभी आपको पढ़ाने की जरूरत और ज्यादा है। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है जी, 4/3 है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है जी, 3/2 है। आपने सवाल में क्या पूछा है जी, ग्लास का
वाटर के रेस्पेक्ट में, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो जी ग्लास में कितना है जी 3/2 है ना, और वाटर का कितना है जी 4/3। ठीक है, अब बच्चों वाली करवाओगे 3/2 भाग 4/3, 3/2 ये कितना हो जाएगा 3/4, 3 × 3 = 9 और 4 × 2 = 8। ठीक है, 9/8 आएगा भाई साहब, 8/9 नहीं आएगा, 9/8 आएगा, 8/9 नहीं आएगा। ये भी गलती हो जाती है कई बार, ये भी गलती हो जाती है कई बार, तो इनको भी हमें चेक करके रखना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल था। चलो एक और कर लो लास्ट में, ठीक है, उसके बाद फिर बाइंड अप करेंगे। मेडिकल में आई का कितना पॉइंट मैक्सिमम है? चश्मा लगा के 6/6 होनी चाहिए, हो जाएगा, है ना। सर आज इंडिया हार गई। चलो ये वाला क्वेश्चन रिपीट करना है। मयंक, सुदीप, सुदीप ये वाला क्वेश्चन, ये तो सिंपल था। देखो क्या कह रहा है कि स्पीड ऑफ, क्लास को पहले थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं भाई। कहां से आ रहा है ऑप्शन जी? चलिए ओके। स्पीड ऑफ लाइट इज ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पूछा था, है ना। अब देखो क्या होता है कि ऐसे लिख लें इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू सी अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास। ठीक है भाई, वेलोसिटी ऑफ सी कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, और ग्लास की वेलोसिटी कितनी दे रखी है 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है भैया, 10⁸ से 10⁸ खत्म, तो 3/2 क्या हो जाएगा आपका 1.5 हो जाएगा। ठीक है भाई। सर मैंने सुना है आप क्लास को 30 मिनट तक एक्सटेंड कर सकते हो। क्लास को जितना एक्सटेंड करना हो, पहले तो काफी होता था, अब तो मैक्सिमम 30 मिनट है। ठीक है, चलो सर थोड़ा फास्ट, चलो लास्ट क्वेश्चन कर लो। An object at the bottom of a beaker is filled with a liquid up to height of 10 centimeter. ठीक है, if the refractive index of liquid with respect to air is 4:3, ठीक है, find the apparent height। चलो निकालो क्या होगा राइट आंसर, ए, बी, सी या फिर डी। ठीक है भाई, निकालिए। चालीस बटे 3 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, या फिर आपका आएगा 8.5 सेंटीमीटर, या फिर 10 सेंटीमीटर। राजा स्लो हो रहा है क्या? चुप चुप की चलो
चलिए भाई देखो, गलती हुई होगी थोड़ी सी, ठीक है। और गलती क्या है ना, बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ है। सर मैं डायरेक्ट ले लिया। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब इस सवाल में क्या था कि रियल डेप्थ कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, राइट। आपको क्या निकालना है, अपरेंट डेप्थ निकालनी है, अपरेंट डेप्थ डेप्थ निकालनी है, क्या होगी, ठीक है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये किसके बराबर होता है, दैट इज रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, ठीक है भाई। एग्जैक्ट में ये भी क्या है, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ क्या है कि भाई वो एक्चुअल में कैसा है और अभी मुझे दिखाई कैसा दे रहा है, भाई वो एक्चुअल में कैसा है और अभी मुझे कैसा दिखाई दे रहा है, यही तो मतलब हुआ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है भाई, 4/3 है। रियल डेप्थ कितनी है, 10 है। आपको क्या निकालना है, अपरेंट डेप्थ मैंने मान लिया x है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से 10 × 3/7, ठीक है। तो 10 या 30 और 30/7 जी, 7 चौक 28, 7 पंजे 5, 7.5 सेंट, ठीक है भाई साहब, ठीक है। चलिए अभी आपने क्या बोला, आप इसको कॉमन सेंस से भी कर सकते थे। कैसे, आपने मुझे आंसर बताया कि सर क्या होगा 40 बटे कितना होगा जी, 10 30 बटे क्या था ऑप्शन में, हाँ आपने बोला 40/3 होगा। अब ये 40/3 कितना हो जाएगा, तो 18 × 36 है ना, और 13 × 39। ध्यान देना कि एपरेंट डेप्थ जो होती है वो रियल डेप्थ से कम होती है, ज्यादा नहीं होती है। कल को क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि जो एपरेंट डेप्थ होती है, जो आपको दिखाई देती है, वो रियल से कम दिखाई देती है, ज्यादा दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, ये तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 7.5, ठीक है भाई। 75% ला ली अगर सर रियल डेप्थ का हर बार, तो सर आंसर सही हो जाएगा। 75% लगा लें अगर रियल डेप्थ का हर बार, तो आंसर सही हो जाएगा। एग्जैक्ट में ये जो 70% का जो कॉन्सेप्ट है आप जो दे रहे हो, है ना, ये कहां से आया है, 70% का मतलब होता है 4/3। अब इस 4/3 का मतलब क्या होता है, यहां से समझो। 4/3 का मतलब क्या होता है कि किसी की जो एक्चुअल डेप्थ थी वो 4 थी, और अब वो कितना दिखाई देता है, 3 दिखाई देता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो भाई साहब 3 4 का कितने परसेंट होता है, 75% होता है। 3 4 का कितने परसेंट होता है, 75% होता है ना। तो 10 का 75%, ठीक है, यानी कि 3/4 कितना हो जाएगा आपका, 30/4, ठीक है, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बताइए जी, बताइए। हाँ, सनी को समझ में नहीं आया, सनी क्या समझ में नहीं आया बताओ। अच्छा भाई प्लीज आप लोग है ना यार शेयर करते रहो, है ना, और आपके नियर बाई कोई भी आपका दोस्त, फ्रेंड, कलीग, सखा, है ना, भैया, छोटा भाई, है ना, इवन फॉर क्लास 9 10th इफ दे ज्वाइन एन अकेडमी, प्लीज शेयर द रेफरल कोड श्याम 11 और SS30, ठीक है। ओके चलो प्लीज ये काम आप करते रहो, बाकी करेंगे हम, ठीक है भाई। चलो अभी चलता हूँ मैं, 9 बजे मेरी क्लास है, एक बार कल मैं बता दूंगा, फिर हम मिलते हैं, ठीक है भाई। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर।